हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड। माय नेम इज़ रवि माली और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ माइक्रो स्ट्रिप लो पास फिल्टर कि किस तरीके से HFSS सॉफ्टवेयर पर एक माइक्रो स्ट्रिप लो पास फिल्टर डिज़ाइन किया जाता है और इस माइक्रो स्ट्रिप लो पास फिल्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या होती है कि माइक्रो स्ट्रिप लो पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जो कि किसी एक लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में उसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है उससे बिलो की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको तो पास होने देता है और उससे अबाव की फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको कट कर देता है या फिर उसको ब्रेक कर देता है। तो माइक्रो स्ट्रिप लो पास फिल्टर इज अ टाइप ऑफ फिल्टर that pass signal with a frequency low than a certain cutoff frequency। ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है वो -3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये क्या करता है, अटेन्यूएशन सिग्नल विद अ फ्रिक्वेंसी हायर देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इसका काम क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी होती है इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अबाव की जो फ्रिक्वेंसी होगी इसको अटेन्यूएट कर देता है। इसीलिए इस फिल्टर को क्या बोला जाता है, हाई कट फिल्टर कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब इस फिल्टर से आप किसी भी एंटीना को कनेक्ट करते हो तो वह जो एंटीना है वो इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बिलो वाली फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होगा और उससे अबाव की फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज डिजाइन यूजिंग ए स्टेप इम्पीडेंस टेक्निक। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिल्टर है वो किस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, स्टेप इम्पीडेंस टेक्निक पर। स्टेप इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है कि हम जो फिल्टर डिजाइन करेंगे उस फिल्टर का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या होगा, हाई इम्पीडेंस विद लो इम्पीडेंस, आफ्टर दैट हाई इम्पीडेंस, आफ्टर दैट हाई इम्पीडेंस। सो दिस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है और दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ कास्केड स्ट्रक्चर। तो ये जो कास्केड स्ट्रक्चर है उसका इम्पीडेंस क्या होगा, पहले हाई इम्पीडेंस होगा फिर लो इम्पीडेंस फिर हाई इम्पीडेंस फिर लो इम्पीडेंस। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेप इम्पीडेंस टेक्निक के थ्रू हम लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे। तो दिस इज मच शॉर्टर देन, तो ये जो लो पास फिल्टर होता है ये बहुत ही छोटा होता है अबाउट द गाइडेड वेवलेंथ। उसकी जो गाइडेड वेवलेंथ होती है लैम्बडा जी, उस लैम्बडा जी से बहुत ही छोटा होता है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेमी लव्ड एलिमेंट कहा जाता है। तो इट इज़ प्ले ए विटल रोल इन अ वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही परफेक्टली या इम्पोर्टेंट रोल अपनाता है किसके अंदर, एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर। मतलब क्या होता है कि जैसे हम क्या बोलते हैं -3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब क्या होगा कि -3 dB का मतलब क्या हो रहा है कि जब हम इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1/√2 या फिर 0.707, या हम बोल सकते हैं कि 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर का ये केवल क्या कर रहा है, 70% ही ट्रांसमिट होने दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ वर्क एज अ वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। नेक्स्ट इज transmitted and received signal have to be filtered at a certain frequency with a specific bandwidth। हम क्या बोल सकते हैं कि यह जो फिल्टर होता है वो न केवल एक सिग्नल को ही मतलब कि एक सिग्नल को ही कट करता है, ये आने वाले सिग्नल मतलब कि ट्रांसमिटेड और रिसीव बोथ सिग्नल को ये क्या कर सकता है, वो ब्रेक कर सकता है अगर वो सिग्नल हमारा क्या है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से हाई है। तो अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से लो है तो वो सिग्नल चाहे ट्रांसमिट हो रहा चाहे रिसीव हो रहा ये उसको एक्सेप्ट करता है। तो अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो ये जब गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच प्लॉट किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बिलो वाली फ्रिक्वेंसी को क्या है, पास कर रहा है। इसका मतलब इसका बैंड क्या होगा, पास बैंड। और ये हायर फ्रिक्वेंसी क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप बैंड। तो यह जो जो ट्रांसमिशन होता है तो इस तरीके का जो करैक्टरिस्टिक्स होती है वो किसकी होती है, लो पास फिल्टर की। तो अब ये जो ग्राफ, ये जो प्लॉट है ये शो कर रहा है, ये फिगर क्या शो कर रहा है कि एक स्टेप इम्पीडेंस लो पास फिल्टर हो। तो स्टेप इम्पीडेंस लो पास फिल्टर मतलब कि ये हमने एक फीड लाइन बनाई है, इस फीड लाइन की जो क्या है, एक इंडक्टर की तरह वर्क करेगा। मतलब कि जो भी फीड लाइन की तरह मतलब कि एक सीरीज कनेक्शन होगा वो एक इंडक्टर की तरह वर्क करेगा, जबकि शंट कनेक्शन जो होगा वो एक शंट कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। तो ये इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, Z0 इज इक्वल टू
50 ओम। तो जो फीड लाइन होती है वो फीड लाइन कितने ओम की होगी, 50 ओम की होगी। और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस कनेक्ट करा जिसका इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, लो, क्योंकि 50 ओम इज हाई, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, लो, मतलब कि इसका इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, लो। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि 20 ओम का इम्पीडेंस है। फिर हमको क्या चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन, तो हमने क्या बोला, इंडक्टर, तो इंडक्टर का इम्पीडेंस हायर होना चाहिए, तो इसका हायर इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, अबाउ द 50 मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं 80 और 100 ओम, 80 या 100 ओम के इक्वल हम इसको ले सकते हैं। सिमिलर टू नेक्स्ट इज द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, बिलो द 50, तो हम इसको मान सकते हैं 225 ओम। इसी प्रकार से हम L3, L4 और L5 और C3 और C4 का इम्पीडेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका इम्पीडेंस जो होता है वो इम्पीडेंस किसके इक्वल होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का एक वैल्यू होनी चाहिए हायर इम्पीडेंस से कम और लोअर इम्पीडेंस से ज़्यादा। तो Z0 जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है जो कि हम पोर्ट 1 और पोर्ट 2 का रखते हैं, और ZL लो इम्पीडेंस है जो कि हम कैपेसिटेंस का रखते हैं, और ZH हायर इम्पीडेंस है जो कि हम किसका रखते हैं, एक फीड लाइन का रखते हैं जो कि सीरीज इंडक्टर। तो आप इसका कॉम्बिनेशन देखते हो, तो जैसे ये सीरीज लाइन है, ये एक इंडक्टर का काम कर रही है, और इसके बाद ये कैपेसिटर है, तो ये किसका काम कर रहा है, एक शंट कैपेसिटेंस की तरह कनेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार ये इंडक्टर है, तो ये कनेक्ट है इस तरीके से, और ये कैपेसिटर इस टाइप से, तो ये एक पूरा एलसी लेडर बन जाता है। क्या बन जाएगा, एलसी लेडर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई इंपीडेंस लाइन एक्ट एज ए सीरीज इंडक्टर, तो हमारे पास L1, L2, L3, L4 और L5 ये सारे क्या सीरीज इंडक्टर हैं। जबकि लो इंपीडेंस लाइन एक्ट एज ए शंट कैपेसिटर, तो हमारे पास C1, C2, C3 और C4 ये सारे क्या शंट कैपेसिटेंस है। दिस स्ट्रक्चर रियलाइज द एलसी लेडर, हमने बोला कि ये किसको रियलाइज कर रहा है, एक एलसी लेडर टाइप के लो पास फिल्टर को कर रहा है। हमने बोला था Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो लोअर इम्पीडेंस से क्या होना चाहिए, अब मैक्सिमम होना चाहिए, और हायर इम्पीडेंस से क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, तो ZL को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लो इम्पीडेंस से, ZH को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाई इम्पीडेंस से। इसी प्रकार से Z0 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा, इसकी वैल्यू क्या है, 50 ओम होती है। तो अब हम क्या देखेंगे, लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम HFSS के अंदर डिजाइन करेंगे, और इन दो प्रॉपर्टी या दो पैरामीटर जो होते हैं S11 और S21 पैरामीटर, इन दोनों पैरामीटर को हम क्या करेंगे, प्लॉट करवाएंगे। तो अब आप देख सकते हो कि S11 पैरामीटर और S21 पैरामीटर, बेसिकली S11 पैरामीटर जो है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जब एक पोर्ट पर पावर दी जा रही है और दूसरे पावर पोर्ट पर जो पावर रिसीव की जा रही है, लेकिन कुछ मिसमैच होने की वजह से वो पावर का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड पावर होती है इसको मेजर किया जाता है ड्यूरिंग द using S11 parameter, that is called reflection coefficient. But here reflection coefficient in term of dB, so it is called as a return loss. तो हम इसको यहाँ क्या बोलेंगे, रिटर्न लॉस। और रिटर्न लॉस की वैल्यू क्या होती है, -10 log 10 of 1/ρ, ठीक, या 1/S11। तो ये जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रिटर्न लॉस होता है उसकी वैल्यू -10, मतलब कि हम कह सकते हैं कि रिटर्न लॉस हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो S11 पैरामीटर है वो S11 पैरामीटर -10 dB से बिलो, -10 dB से बिलो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पावर ट्रांसमिट हो, जो पावर इनपुट पावर जो आ रही है, किसी सिग्नल की जो इनपुट पावर जो इनपुट पोर्ट पर आ रही है उसका 90% पावर तो क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, और उसकी 10% पावर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ क्या लेंगे, S11 की वैल्यू हमेशा -10 dB से बिलो होनी चाहिए। बेसिकली इसको क्या माना जाता है, -30 dB माना जाता है, लेकिन जब हम इसको ओरिजिनल, जब हम प्रैक्टिकली जब वर्चुअली इसको ऑपरेट करते हैं तो इसको हम क्या कैलकुलेट करके चलेंगे, -10 dB कैलकुलेट करके चलेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC है, इससे बिलो की फ्रीक्वेंसी पर हमारा S11 पैरामीटर -10 dB से बिलो है। इसका मतलब एंटेना हमारा यहाँ क्या होगा, ऑपरेट होगा, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे,
उस एंटीना की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, मतलब कि ये एंटीना इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, बेसिकली एक परफेक्ट तरीके से ऑपरेट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द -3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यह क्या होता है कि S21 पैरामीटर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक गेन को, रिफ्लेक्टेड गेन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब वो ट्रांसमिटेड पावर, जब हम क्या बोलते हैं कि किसी भी फिल्टर की जब गेन 3 dB से बिलो हो जाती है, 3 dB से बिलो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिस फ्रिक्वेंसी पर उसकी गेन रिड्यूस होना स्टार्ट कर देती है 3 dB से, 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो इसकी जो पावर है, इस पॉइंट पर जो पावर है, इनपुट मैक्सिमम पावर जो होती है, उस मैक्सिमम पावर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 पार्ट रह जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ट्रांसमिटेड पावर होगी 70% पावर ट्रांसमिट होगी। तो उस पॉइंट पर क्या होगा, वह जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी क्या कहलाएगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। तो ये हमने इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। तो ये जो लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड होगा दैट इज कॉल्ड पास बैंड, और हायर फ्रिक्वेंसी जो कि ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी दैट इज कॉल्ड स्टॉप बैंड। अब आप यहाँ भी देख सकते हो कि इस हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अबाउ जो S11 पैरामीटर है वो अबाउ टू -10 dB है। -10 dB मतलब कि अबाउ टू -10 dB मीन इट कैन नॉट बी ऑपरेट इन एनी एंटीना, मतलब कि यहाँ पर कोई भी एंटीना ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी बोला S11 पैरामीटर दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विच रिप्रेजेंट इन द गामा। सो द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब S11 को अगर हम dB में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न लॉस। तो रिटर्न लॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पावर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एंटीना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि वाई S11 dB बिलो टू -10 dB। अभी हमने सब कुछ आपको बता दिया कि -10 dB का मतलब क्या होता है। -10 dB का मतलब होता है कि जब एंटीना ऑपरेट होता है किसी फ्रिक्वेंसी पर, तो -10 dB हम S11 पैरामीटर, बेसिकली मैंने क्या बोला था, -30 dB हम प्रैक्टिकली लेते हैं, लेकिन जब हम वर्चुअली इसको ऑपरेट करते हैं तो क्या लेके चलना है, इसको -10 dB लेके चलना है। इसका मतलब क्या होगा कि 90% पावर तो हमारी ट्रांसमिट हो रही है, जबकि 10% पावर हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो S11 को हम dB में रिप्रेजेंट करते हैं -20 log 10 और गामा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ को बता सकते हैं कि व्हाट इज द गामा। गामा लाई बिटवीन द 0 to 1। गामा की रेंज कितनी होती है, 0 से 1 होती है। तो इस कंडीशन में 0 से 0 कंडीशन होगी जब वो किसी भी फीड लाइन से क्या होगा, परफेक्टली मैच होगा। क्या होगा, वो परफेक्ट मैच होगा। और स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 1 to इन्फिनिटी। तो हम क्या कर सकते हैं कि दिस वैल्यू फॉर गामा की वैल्यू 0 एंड स्टैंडिंग वेव रेशियो की वैल्यू 1 होगी। कब, जब ये परफेक्टली मैच करेगा। फिर नेक्स्ट, अगर वो टोटली मिसमैच है, इसका मतलब क्या होगा, गामा की वैल्यू 1 है और स्टैंडिंग वेव रेशियो उसका इन्फिनाइट है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो गामा इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि ZL - Z0 डिवाइड बाई ZL। ZL क्या होता है, हमारा लोड इम्पीडेंस होता है, और Z0 क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। और गामा का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडिंग वेव रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, या स्टैंडिंग वेव रेशियो का यूज करके हम गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों कैलकुलेट कर रखे हैं। स्टैंडिंग वेव रेशियो इज इक्वल टू 1 + mod ऑफ गामा डिवाइड बाई 1 - mod ऑफ गामा। अब हम आपको एक और बता देते हैं मिसमैच लॉस क्या होता है। तो मिसमैच लॉस का मतलब क्या होता है, -10 log 1 - गामा का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला है जो आप इससे मिसमैच लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इस फिल्टर के थ्रू जब हम एंटीना को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें कितना लॉसेस हो रहा है ड्यूरिंग द मिसमैच की वजह से। ठीक है, अब हम आप बात करेंगे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एट विच द आउटपुट वोल्टेज लेवल, मैंने भी बताया था कि वह कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वह फ्रिक्वेंसी होती है जिस पर आउटपुट वोल्टेज लेवल जो होती है वो कितनी हो जाती है, या फिर उसकी गेन जो होती है वो 3 dB से बिलो होने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिलो द इनपुट वोल्टेज लेवल द 0 dB डिक्रीज हुई, कहाँ तक, 0 dB तक। तो हम क्या बोल सकते हैं, -3 dB का मतलब जो इनपुट पावर है उसका 1/√2 पार्ट, मतलब कि 0.707 इनपुट पावर और 70% ऑफ इनपुट पावर।
तो हम कह सकते हैं H21 dB टैप एट -3 dB। इसीलिए तो हम क्या करते हैं H21 की वैल्यू लेते हैं -3 dB से। सो द फ्रिक्वेंसी एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब नेक्स्ट आप पे क्या आया, वो तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, जो बेसिक था कि फ़िल्टर को डिज़ाइन करने से पहले जो फ़िल्टर की जो बेसिक थ्योरी थी वो हम अभी रीड आउट कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको HFSS स्विट जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से आपको एक ये फ़िल्टर इस बेस्ड कॉन्सेप्ट पर जो स्टेप इम्पीडेंस कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना है। तो अब उसके लिए आपको क्या क्या थिंक है जो जानने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट थिंक होती है व्हाट इज़ द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कि आपको जो फ़िल्टर डिज़ाइन करना है वो किस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, या किस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर आपको फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या मिडिल कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, सो मैनी। तो हम क्या लेते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का एक फ़िल्टर हम डिज़ाइन करेंगे, जिसमें अब सेकंड प्रोसेस क्या है कि भाई हमको पता होना चाहिए कि आप जब कट ऑफ फ़िल्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो उस फ़िल्टर डिज़ाइन करने के लिए आपको कौन सा मटेरियल लेना है। तो मटेरियल जो होता है वो होता है FR4 मटेरियल। ठीक है, FR4 मटेरियल जब क्यों ले रहे हैं तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 4.4 होता है और इसका जो टेंजेंट लॉस होता है वो 0.02 होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, और ये इंडिया में ईजिली अवेलेबल हो जाता है और बहुत ही लो कॉस्ट पर यह हमको मिल जाता है। ठीक है, अब हमने जब सबस्ट्रेट लिया है तो ये जो सबस्ट्रेट है ये सबस्ट्रेट की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, क्योंकि हम थिकनेस को कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थिकनेस इसकी पहले से जो अवेलेबल है वो इंडिया में 1.6 mm थिकनेस का FR4 मटेरियल अवेलेबल है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक कोई फिक्स नहीं होता है इसमें, हम बेसिकली एक कट ऑफ फिल्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, W और L अर्थात इस सबस्ट्रेट की विड्थ और लेंथ जो है वो 20 × 15 mm स्क्वायर हम ले लेते हैं कि 20 mm इसकी विड्थ हो जाएगी, 50 mm उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इस तरह का हम क्या करेंगे, इस साइज का हम फिल्टर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो डिज़ाइन टेक्नोलॉजी होती है या डिज़ाइन करने का जो मेथड होता है वो क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक माइक्रो स्ट्रिप, जो भी आप चीज़ डिज़ाइन करो माइक्रो स्ट्रिप का नाम आता है। जब भी हम माइक्रो स्ट्रिप की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, 3 लेयर आएगी। तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, ग्राउंड लेयर होगी। ठीक है, फर्स्ट लेयर क्या होगी, ग्राउंड लेयर होगी। उसके ऊपर सबस्ट्रेट लेयर होगी और उसके ऊपर आप जो भी डिज़ाइन करना चाहते हो वो आप यहाँ डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बीच में जो होगा वो क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, बीच में क्या होगा, हमारा सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट से ऊपर और नीचे जो है वो 2 कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो मैं आपको यही बता देता हूँ, जो कि PAC या आप कॉपर ले सकते हो। ठीक, तो PVC और कॉपर आप ले सकते हो। ठीक, तो ये ग्राउंड हो गया अपना, ये ग्राउंड हो गया। ये अपना जो भी फीड जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे हम फिल्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम स्टेप इम्पीडेंस को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। तो आपको मेरे को लगता है आप काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन करने की प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसे मैंने ये क्या कर रखा है, एक ग्राउंड डिज़ाइन कर रखा है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, XY प्लेन हम लेते हैं, XY प्लेन लिया तो XY प्लेन पर क्या होगा, X एक्सिस पर हम क्या लेंगे, विड्थ लेंगे और Y एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि X एक्सिस पर इस पॉइंट पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 0 0 कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस 0 0 कोऑर्डिनेट होगा तो इससे लेफ्ट हैंड साइड पर इसका कौन सा एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्सिस होगा और इससे राइट साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको 20 mm की विड्थ सिलेक्ट करनी है तो HFSS के अंदर किस तरीके से होगी, -10 इसकी मिनिमम एक्सिस और मैक्सिमम एक्सिस उसकी 10। तो ये कितनी लेंथ विड्थ होगी, 20 mm विड्थ होगी। और उसी के बाद हम क्या करेंगे, इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो -25 to 25, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 mm। वो मैं भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी करके बताऊंगा किस तरीके से ये वैल्यू आती है। ठीक है,
नेक्स्ट अब हमारा आया सबस्ट्रेट डिजाइन करना। तो सेम विड्थ और सेम लेंथ का हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट डिजाइन करेंगे। तो सबस्ट्रेट डिजाइन करने के लिए हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बस सबस्ट्रेट का क्या होगा, जेड एक्सिस में इसकी थिकनेस होगी, कितनी थिकनेस होगी, 1.6 mm। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि एक्स एक्सिस वेरी कर रहा है -10 to 10, वाई एक्सिस वेरी कर रहा है फ्रॉम -25 to 25, और जेड एक्सिस वेरी करेगा फ्रॉम 0 to 1.6। हो गया। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ अ सबस्ट्रेट। ठीक, तो ये हमने डिजाइन कर रखा सबस्ट्रेट को। ये हमारा ग्राउंड है 0.1 mm का, ये सबस्ट्रेट की थिकनेस कितनी होगी, 1.6 mm। तो हमने ये डिजाइन कर लिया। वही सेम विड्थ 20 mm और लेंथ कितना होगा, 50 mm। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ फीड लाइन पोर्ट 1 और पोर्ट 2, क्योंकि हमको पता है कि एक फिल्टर डिजाइन करने के लिए हमको 2 पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। 1 पोर्ट उसमें पावर इनपुट करेगा, और 2 पोर्ट जो कि उससे किसी एक लोड से कनेक्ट करेगा। लोड क्या हो सकता है, एक एंटीना हो सकता है, तो हम वहाँ एंटीना कनेक्ट कर सकते हैं, या एनी जो नेक्स्ट पोर्ट ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 1 पोर्ट और 2 पोर्ट की हमको एक ट्रांसमिशन लाइन बनानी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो विड्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है C/2FR √ε/r + 1/2, एंड लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, C/2FR √ε/r। ठीक है, आप यहाँ पर εr इफेक्टिव भी ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, εr इफेक्टिव ले सकते हो, क्योंकि εr इफेक्टिव आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली अगर परफेक्टली रिजल्ट लाने हैं तो आप εr इफेक्टिव यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो εr इफेक्टिव मतलब कि जो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो, चाहे चेंजेज होगी, εr + 1/2 प्लस εr - 1/2 ब्रैकेट ऑफ 1 + 12h/w की पावर -1/2। तो ये क्या होता है, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब आपको क्या है, लेंथ कैलकुलेट करनी है कि एक्चुअल लेंथ आपकी होनी क्या चाहिए। तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होनी चाहिए, L इफेक्टिव। जो इफेक्टिव लेंथ आप इससे कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपने L इफेक्टिव कैलकुलेट कर लिया। अब L = L इफेक्टिव -2 डेल आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेल = द डिफरेंस ऑफ द लेंथ, कितना इस लेंथ में वेरिएशन आ रहा है। जैसे कि ये लेंथ में वेरिएशन इतना आता है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज द लेंथ ऑफ डेल, ये क्या होगा डेल, और दिस लेंथ विल बी डेल। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो लेंथ में जो वेरिएशन होगा वो हम डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, 2 L इफेक्टिव -2 डेल। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमने जो पैरामीटर दिखाए गए हैं, यानी जो एंटीना पहले से डिजाइन कर रखा है, HF एंटीना क्या फिल्टर डिजाइन कर रखा है HFSS पर, उस फिल्टर की विड्थ कितनी, उस फिल्टर में जो फीड लाइन की विड्थ है वो फीड लाइन की विड्थ है 3.05, जो कि मैंने 2.4 गीगाहर्ट्ज पर की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ली है, और उसकी लेंथ कितनी ली है, 9 mm। तो मैंने ये क्या लिया, L1 का ऐड किया है। ठीक है, अब मैं क्या कनेक्ट करूँगा, C1 कनेक्ट करूँगा। तो C1 का इम्पीडेंस जो मैंने 20 रखा। ठीक है, तो अब ये जो लेंथ और विड्थ मैंने किस तरीके से लिए, या आपको किस तरीके से लेना, क्योंकि फॉर्मूला आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपका फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट करके मैं डायरेक्टली आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ, तो सॉफ्टवेयर का आपको जाना और किस तरीके से आप लेंथ और विड्थ को कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली, जिसमें और फिर आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे उसको ड्रॉ करना है। तो ये C1 फिर सिमिलर टू L2 फिर C2 फिर L3 फिर यहाँ पे क्या होगा, मैंने ट्रांसमिशन लाइन की जो थिकनेस है उस थिकनेस को क्या किया है, रिड्यूस किया है। इस ट्रांसमिशन लाइन की विड्थ को मैंने रिड्यूस किया हुआ है। क्यों रिड्यूस किया है, क्योंकि इम्पीडेंस क्या हुआ, क्योंकि लो टू हाई, लो टू लो, या हाई टू लो, हाई टू हाई मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपको सिमिलर टू सेम पूरा डिजाइन करना। तो अब हम सॉफ्टवेयर पर देखेंगे किस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे, और मैं आपको लेकर भी बताऊंगा किस तरीके से आप सबस्ट्रेट ले सकते हो, किस तरीके से आप ग्राउंड ले सकते हो, और किस तरीके से आप फीड लाइन बना सकते हो, और बाकी अदर पार्ट। और मैं डायरेक्टली आपको जो मैंने पहले बना रखा उसको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब आप ये, ठीक है, अब आपके पास ये सॉफ्टवेयर है,
इस सॉफ्टवेयर का नाम है EMTAR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रो इंजीनियरिंग। तो ये माइक्रो स्टेप लाइन कैलकुलेटर। सो आप ऑनलाइन सर्च करना माइक्रो स्टेप लाइन कैलकुलेटर और आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि आपने कौन सा मटेरियल लिया है उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4.4 रखनी है। फिर हाइट आपको 1.6 रखनी है। किस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर आप उसको ऑपरेट करवा रहे हो, 2.4 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आप उसको ऑटोमेटिकली 2.4 गीगाहर्ट्ज आउट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, किस इम्पीडेंस का आपको ट्रांसमिशन लाइन बनानी है और किस इलेक्ट्रिकल लेंथ पर। तो मैंने यहाँ 45 इलेक्ट्रिकल लेंथ ले रखी, 45 डिग्री में होगी है। इस इलेक्ट्रिकल लेंथ की वैल्यू जो 45 डिग्री है उसको हम लेके यहाँ सिंथेसाइज पे क्लिक करना है। जैसे आप सिंथेसाइज पे क्लिक करोगे आपको विड्थ पता चल जाएगी कि आपकी जो फीड लाइन है इस फीड लाइन की विड्थ आपको कितनी रखनी है। तो 3.05 और आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी है 8.56। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे अब मेरे को क्या चाहिए, 20 ओम का इम्पीडेंस चाहिए। नेक्स्ट क्या चाहिए, लो इम्पीडेंस चाहिए 20 ओम का। मेरी इलेक्ट्रिकल लेंथ अभी अगर मैं यही रखता हूँ तो क्या मिलता है, देखो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, विड्थ इंक्रीज होगी, लेंथ इसकी कम हो गई है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एक नेक्स्ट एलिमेंट हमने डिजाइन कर लिया है। फिर आप क्या कर सकते हो, हायर इम्पीडेंस चाहिए। हायर इम्पीडेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, सिमिलर तो आपको फीड लाइन बनानी पड़ेगी और फीड लाइन की वैल्यू क्या है, विड्थ इसकी 0.40 है और लेंथ इसकी क्या है 9.10 है। तो इस तरीके से आप एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके पूरा फिल्टर डिजाइन कर सकते हो। ठीक, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पर, HFSS पर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर में आपको पूरी जो मैंने पहले से डिज़ाइन कर रखा है, इस एंटीना इस फिल्टर को मैंने पहले से डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने ये 2 पोर्ट लगा रखे हैं, वन पोर्ट हियर एंड बीच में मैंने ये ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों तरफ ट्रांसमिशन लाइन है, या हम इसको फीड लाइन बोल सकते हैं या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इंडक्टर ही होता है। फिर उसके बाद मैंने एक कैपेसिटर लगा रखा है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, फिर उसके बाद ये इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर है, फिर इंडक्टर है, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर और फिर इंडक्टर, और लास्टली मैंने क्या कर दिया, एक पोर्ट कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पोर्ट 1 और एक पोर्ट 2 यहाँ पे पोर्ट 1 और पोर्ट 2 है, जिसमें एक पोर्ट से पावर ट्रांसमिट होगी और दूसरे पोर्ट पर रिसीव होगी। तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पोर्ट ही ऐड करो, आप यहाँ पे किसी भी एक एंटीना को डिजाइन कर सकते हो। उस 2.4 गीगाहर्ट्ज से बिलो की जो फ्रिक्वेंसी वाला जो एंटीना है उस एंटीना को आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। तो इस पोर्ट से पावर ट्रांसमिट होगी और इस पोर्ट तक पावर रिसीव होगी, लेकिन वह एंटीना केवल क्या होगा, उस लो फ्रिक्वेंसी पर ही ऑपरेट होगा। मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से यहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रही है और किस तरीके से यहाँ पे पावर रिसीव हो रही है और किस तरीके से पावर जो होती है सम पावर विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पोर्ट 2। ठीक, तो डिज़ाइन की जो प्रोसेस है वो डिज़ाइन की प्रोसेस में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक ओपन करता हूँ पहले, यहाँ पे आपको फाइल में जाना है, न्यू फाइल में जाना है और आपको ओपन कर देना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट 6 नाम से कुछ ओपन हो जाता है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 6 में जाने के बाद आप प्रोजेक्ट में जाना, प्रोजेक्ट में जाने के बाद इंसर्ट HFSS डिज़ाइन करना, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ये आपका एक पेज ओपन होगा। ठीक है, तो अब एक एंटीना डिजाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले क्या डिजाइन करना, ग्राउंड डिजाइन करना। तो ग्राउंड डिजाइन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ड्रॉ रेक्टेंगल पर। कहाँ जाना है आपको, ड्रॉ रेक्टेंगल पर। तो लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे लेफ्ट क्लिक किया आपको यहाँ आके क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, जैसे ये ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होते यहाँ पे एक भी आया है रेक्टेंगल, उसमें आपको क्रिएट रेक्टेंगल मिल रहा है, कवर लाइन मिल रही है। तो आपको रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और आपको सबसे पहले इसका नाम चेंज करना है। तो आप नाम चेंज करके क्या दे सकते हो, ग्राउंड। ठीक है, तो मैंने ग्राउंड डिजाइन कर रहा हूँ तो मैंने नाम दिया ग्राउंड। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे को 20 क्या करना है, मेरे को एक्स एक्सिस है, मेरे को क्या करना है, एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, विड्थ ले रहा हूँ, और वाई एक्सिस पर मेरे को क्या लेना है, लेंथ लेना है। तो मैं इस ग्राउंड की जो विड्थ है वो 20 mm की रखूँगा और लेंथ जो है वो 50 mm की रखूँगा। ठीक है, तो क्या हो रहा, यहाँ पर मैं
10 कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को -10 to 10 चलना है। वाई एक्सिस मेरा -25 ले लेता हूँ, और क्योंकि मेरे को कहाँ पे प्लॉट करना है, इसको 0 पे प्लॉट करना है, तो मेरे को क्या करना है, 0 मतलब जेड इज इक्वल टू 0 एक्सिस पर। तो मैंने ये इसको डिजाइन कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस मेरा 20 तक वेरी करेगा और ये मेरा 50 तक जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक ये ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 20/50 का मैंने एक ग्राउंड यहाँ पे डिजाइन कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, ग्राउंड के अपर पार्ट पे क्या करना है, सबस्ट्रेट डिजाइन करना है। कितनी थिकनेस का, 1.6 mm थिकनेस का। तो हम कह सकते हैं ये 1.6 mm का हमने क्या किया, सबस्ट्रेट उठाया और ये डाला, ठीक है। तो हमने कहाँ गए थे, ये ड्रॉप बॉक्स में जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है और आपको ये सबस्ट्रेट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आप देख सकते हो ये सबस्ट्रेट आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो बॉक्स पर क्लिक करना है, पहले इसको नाम चेंज करना है सबस्ट्रेट, फिर उसके बाद नीचे मटेरियल। तो मटेरियल कौन सा ले रहे हैं हम, FR4 ले रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है 4.4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और FR4 मटेरियल आ गया, इसकी प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4.4 है, और इसका जो टेंजेंट लॉस होता है वो कितना है 0.02। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि क्या करना है, यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, क्रिएट बॉक्स, वही सेम विड्थ तो सेम लेंथ का लेना है। तो हम क्या करेंगे -10 to 10 और 50। अब हमको क्या करना है, इसकी थिकनेस लेनी है। तो थिकनेस कितनी लेंगे 1.6 mm। तो हमने इसकी थिकनेस कितनी ले ली 1.6 mm। तो ये हमने ये अब सबस्ट्रेट भी डिज़ाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, मैं एक फीड लाइन आपको डिज़ाइन करके बताता हूँ, वही जो हमने अभी चेक किया था 3.0। ये हमको क्या लेना है, 50 ओम की फीड लाइन लेनी है। बीटा इलेक्ट्रिकल लेंथ अपनी है कितनी है 45 है। तो हमने क्या लिया 3.05 हमको विड्थ लेनी है और 8.5 से हमको लेंथ लेनी है। तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे ड्रॉप रेक्टेंगल में, और यहाँ जाके हमने इस तरीके से ड्रॉप कर दिया, ठीक, ड्रैग और ड्रॉप। फिर हम इसको नाम क्या देंगे, फीड लाइन, ठीक है। ये फीड लाइन कौन सी 1 दे देते हैं क्योंकि 2 फीड लाइन हमको बनानी पड़ेगी। तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, विड्थ कितनी चाहिए थी 3.05/2 से लेकर 3.05 तक चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद हमको लेंथ कितनी चाहिए थी -25 से लेकर कितनी चाहिए थी, मेरे को कितनी चाहिए थी, क्योंकि 8.5 की चाहिए थी, इमेजिन करते हैं 8 की चाहिए थी। तो 25 - 18 इज 16। सो मेरे को कहाँ तक जाना, -25 इंटू +16 था। तो क्या हो जाएगा, मेरे को ये फीड लाइन बन गई है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये फीड लाइन अभी कहाँ आ रही है, ग्राउंड पर आ रही है। हमको कहाँ पहुँचानी है, सबस्ट्रेट से ऊपर पहुँचानी है। तो हम एक बार और ओपन करेंगे और ये हमारी जो 0 है यहाँ जेड वैल्यू, वो क्या हो जाएगी 1.6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 है, ये कहाँ पहुँच गया 1.6 पर। तो हमारी जो फीड लाइन है वो कहाँ पहुँच जाएगी, ये 1.6 पर। तो आप देख सकते हो हमारी फीड लाइन कहाँ आ चुकी है 1.6 mm पर। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, सिमिलर टू अदर डिजाइन करनी है। तो अदर क्या डिजाइन करना है, कैपेसिटर ऐड करना है। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर ऐड कर देंगे, इसको हम C1 नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद वही वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, कहाँ से, x की वैल्यू हमने क्या रखा था, मैक्सिमम आई थी 11, ठीक है। x की वैल्यू 11 तक पहुँची थी, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू। सो वी विल टेक 20 ओम। सो क्या होगा, तो अब यहाँ देख सकते हो 11 mm विड्थ है इसकी और 8 mm इसकी क्या है लेंथ है। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 mm इसकी लेंथ है, इसका मतलब लेंथ ये, विड्थ ये। तो विड्थ कितनी होगी -11/2, 2 कहाँ तक जाएगी 11 तक जाएगी। और इसकी विड्थ कितनी है, कितने से आ रहे हैं हम 16 से, हमको आगे बढ़ना है। कितनी विड्थ है 8 तक है,
तो हमने ये 8 ले लिया। कहाँ पर है? 1.6 पर है, तो हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो वहाँ ड्रॉ हुआ है, हमको कहाँ जाना है? -6 पर 16 पे जाना, सॉरी। सो विल टेक -16, सो हियर विल टेक -16, यस यस -16, एंड कहाँ तक जाना? -6 to 6, सो +6, सॉरी 6, I think something wrong, yeah वो सो आप देख सकते हो ये हमने कहाँ डिज़ाइन कर लिया, एक हम कैपेसिटर को यहाँ डिज़ाइन कर लिया। तो इस तरीके से मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड कर रखा है पहले से। तो मैं आपको डायरेक्टली वहीं लेकर चलता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा वीडियो। सो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने क्या कर रखा, सबसे पहले ये ग्राउंड डिज़ाइन किया है। ठीक है, इस ग्राउंड के ऊपर हमने सबस्ट्रेट डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हो ये सबस्ट्रेट है, ये ग्राउंड है, और उसके हमने क्या ऊपर क्या किया है, एक फ़िल्टर डिज़ाइन कर रखा है। इस फिल्टर में हमने 2 पोर्ट लिए हैं, 1 पोर्ट और 2 पोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमने फीड लाइन बनाई है, सेम जो भी आपको डिज़ाइन करके बताया मैंने। फिर उसके बाद हमने फीड लाइन के बाद कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर और फिर इंडक्टर। और इस तरीके से कम्प्लीटली हमारा लो पास फिल्टर डिज़ाइन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जब आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने बाउंड्री कंडीशन जो कि हमने पहले ले रखी है, आप देख सकते हो ये बाउंड्री कंडीशन है जो कि हमने एयर ले रखी है क्योंकि हम इसको फार फील्ड पर ऑपरेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेना है। ओके, जो कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी जो हमने सबस्ट्रेट की जो लेंथ है उसका λ/4 पार्ट हम ले सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब रिज़ल्ट दिखाते हैं। इसके रिज़ल्ट एक्चुअल में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई है उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या फिर चेंज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमने इसको रन करा रखा, आपको रन यहाँ से करवाना है। पहले आप इसको वैलिडेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा वैलिड है या नहीं है। फिर आपको एनालाइज पर क्लिक करना है तो आप इसको परफेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने पहले S11 पैरामीटर कैलकुलेट कर रखे हैं जो हम देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इसी फिल्टर के लिए जो S11 पैरामीटर हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर कितना आ रहा, -4.27। और सिमिलर टू S12 पैरामीटर जो है वो भी कितना आ रहा है एक्चुअल में, हाँ यस, S12 पैरामीटर हम चेक करते हैं 3। सो S21 पैरामीटर क्या होगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर हमको चेक करना है। तो तुम देख सकते हो कितना आना चाहिए S21 पैरामीटर, -3 dB। तो -3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद आपकी जो गेन है वो रिड्यूस होने लग गई है, और -3 dB से अबाव जो फ्रिक्वेंसी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थी, मतलब कि जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज से बिलो, दिस इज़ द 2.4 गीगाहर्ट्ज। इससे बिलो की जो फ्रिक्वेंसी है उस पर लिए क्या हो रहा है, गेन, हमारी गेन कांस्टेंट है। तो हमारे जो फिल्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि जिस फ्रिक्वेंसी पर उसको ऑपरेट होना है उससे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बिलो तो उसकी गेन कांस्टेंट होना चाहिए, और उससे हायर फ्रिक्वेंसी के लिए गेन क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली दिस इज वर्क एज अ लो पास फिल्टर। अब हम बात करेंगे कि एंटीना इस फ्रिक्वेंसी के अंदर ऑपरेट होगा या नहीं होगा। तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज द S11 पैरामीटर, S11 पैरामीटर इन dB। तो आप देख सकते हो कि 1 से लेकर अब 2.2 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी का जो फ्रिक्वेंसी S11 पैरामीटर जो आ रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, -10 dB से बिलो। मतलब कि जो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है 2.4 उससे बिलो की सारी फ्रिक्वेंसी के लिए ये एंटीना क्या करेगा, ऑपरेट होगा। तो हम किसी भी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का एंटीना ले सकते हैं और वो एंटीना इस बैंड के अंदर क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो ये पूरा हमने आपको समझा दिया क्या रिजल्ट है। अब मैं आपको एक
एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किस तरीके से पावर ट्रांसमिट हो रही है और किस तरीके से रिसीव हो रही है। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडल पर। ठीक है, मॉडल पर जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने ग्लोबली एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट किया है। इस सिलेक्ट करने के बाद इसमें से मेरे को पावर ट्रांसमिट करनी है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। मैं राइट क्लिक करूँगा फील्ड ओवरलेस पर, राइट क्लिक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ई, और आपको यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज पर देखना। तो हम कर देते हैं डन। ठीक है, तब आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से यहाँ पावर ट्रांसमिट हो रही है। मैं आपको अभी एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो एनिमेशन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये पावर ट्रांसमिट हो रही है। देखिए, ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2 है। तो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में पावर क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ पावर की थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो कि कितनी पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो लास्ट तक जाते जाते बहुत मिनिमम पावर हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर हमने या एक मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट की थी, उसका केवल 70% या 30% ही हमारा 70% ही यहाँ पे ट्रांसमिट हो पाया है। तो आप देख सकते हो ये फ़िल्टर किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। ओके, तो मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ इसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये हमने ग्लोबली लिया, राइट क्लिक करेंगे, प्लॉट फील्ड, एज फील्ड और मैग्नीट्यूड फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो सिमिलर टू हम क्या करेंगे, एनिमेट करेंगे सेम। ठीक है, तो अब ये एनिमेट होगा किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस एंटीना के अंदर ऑपरेट हो रहा है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट हो रहा है। तो बस ये होता है फ़िल्टर के अंदर। और ये मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बोला था कि किस तरीके से डिज़ाइन करना है और किस तरीके से क्या करते हैं, किस तरीके से रिज़ल्ट आते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ करके बताया। आखिरकार आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा है और आप चाहते हैं कि और भी कुछ बनाने चाहिए इससे रिलेटेड, कई सारे एंटीनाज़ हैं, तो वो एंटीना भी अगर आपको सिमुलेट करके मैं दिखाऊं आप चाहते हैं कि, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।